हे दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं TCNS क्लोथिंग लिमिटेड के बारे में। नाम थोड़ा अजीब है पर यही है। हम 4 पॉइंट्स पर मोस्टली एनालिसिस करने वाले हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। कंपनी का पूरा नाम त्रिलोक चंद्र और नरेंद्र सिंह क्लोथिंग लिमिटेड है, जिसका शुरुआत त्रिलोक चंद्र के बेटे नरेंद्र सिंह ने 1972 में किया था। कंपनी शुरुआत से ही अपैरल को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है, पर जिस TCNS क्लोथिंग की हम बात कर रहे हैं उसका जन्म 1997 में ओंकार सिंह और अरविंद सिंह परिचा ने किया, जो नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। कंपनी शुरुआत से ही ब्रांड बिल्डिंग करने में यकीन रखती थी, इसीलिए 2011 में इन्होंने अपना पहला ब्रांड W लॉन्च किया और उसके बाद कंपनी ने और कुछ सालों में 3 और ब्रांड लॉन्च किया, जैसे 2006 में विस्फुल, 9 में ऑरेलिया और 2020 में 11। ब्रांड बिल्डिंग और प्रोडक्ट के सक्सेसफुल तरीके से बेचने की वजह से कंपनी को काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशन सबसे फंडिंग भी मिला, जैसे 11 में मैट्रिक्स पार्टनर से, 16 में TA एसोसिएट्स और वैगनार लिमिटेड से, और फाइनली 2018 में कंपनी ने पब्लिक से भी पैसा उठाया। फंडिंग मिलने के बाद कंपनी ने अपना प्रेजेंस को इंडिया से बाहर भी पहुंचाना शुरू किया, जैसे 2015 में मॉरिशस और श्रीलंका में स्टोर खोला और कुछ सालों में नेपाल और बांग्लादेश तक एक्सटेंड किया। और लास्टली कंपनी ने रिसेंटली फुटवेयर और कॉस्मेटिक्स में भी इंटर किया है। अगर पूरी कंपनी के हिस्ट्री को एक लाइन में समझे तो कंपनी एक अपैरल मैन्युफैक्चरर से ट्रांजिशन करते हुए वुमेन अपैरल में फोकस किया और 4 ब्रांड लॉन्च किया। साथ ही एक्सटर्नल फंडिंग उठा के इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज में भी एक्सपेंड करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी मोस्टली अपैरल मैन्युफैक्चर करके बेचती है और इसके लिए कंपनी कॉटन और सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करती है एज रॉ मटेरियल, और इन दोनों का अवेलेबिलिटी इंडिया में काफ़ी हाई है। कंपनी का किसी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, केवल डिमांड बेसिस पर ऑर्डर करती है। ये फोटो से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। कंपनी का रेवेन्यू इस पार्ट से आता है, जिसके वजह से कंपैरेटिवली इसका कैपेक्स कम है और ब्रांड बिल्डिंग में फोकस ज़्यादा। अगर आपको पूरे बिजनेस मॉडल को ठीक से समझना है तो मेरे इंडो काउंट वाले एनालिसिस के वीडियो को देखिए, राइट कॉर्नर में लिंक है। कंपनी को रॉ मटेरियल लगभग 181 सप्लायर से मिलता है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसे कंपनी NCR शिफ्ट करती है क्योंकि कंपनी का मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पर है। पर कुछ सालों से मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी अदर यूनिट्स में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना शुरू कर चुकी है, जिससे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है, जो हमको ग्रॉस मार्जिन के घटने से लग रहा है। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और डिफरेंशिएट करने के लिए कंपनी के पास इन हाउस डिज़ाइनिंग यूनिट है, जो उनके लिए मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बाद कंपनी से 4 ब्रांड W, एरोलिया, विस्फुल और 11 का टैग लगाकर बेच देती है। रेवेन्यू का बात करें तो कंपनी को ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू W, एरोलिया और विस्फुल से आता है और लेस देन 1% रेवेन्यू 11 और फुटवेयर और कॉस्मेटिक्स से आता है। फुटवेयर और कॉस्मेटिक्स मार्केट में घुसने का मेन कारण अपैरल बिजनेस को थोड़ा नॉन अपैरल के साथ डाइवर्सिफाई करना। कंपनी को W से 55%, एरोलिया से 39% और विस्फुल से लगभग 6% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं अगर ब्रांड का बात करें तो W के थ्रू इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल को मिक्स करके कंपनी प्रीमियम प्राइस पर बेचती है, और एरोलिया के थ्रू बहुत सारे डिज़ाइन को मिक्स करके एथनिक वियर को इकोनॉमी मार्केट में बेचती है। और अगर विस्फुल का बात करें तो ये एक ओकेजनल वेयर है, जिसे कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी में रखी है। इन सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट और ऑनलाइन के थ्रू बेचती है। और अगर EBO का बात करें तो ऑलमोस्ट 30% फ्रेंचाइजी मोड पे चलता है। अगर पूरे बिजनेस मॉडल को एक लाइन में समझे तो कंपनी फैब्रिक्स को इन हाउस डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाकर 4 ब्रांड का टैग लगाकर डिफरेंट स्टोर्स में बेचती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स होल्डिंग है 32% और मैनेजमेंट ने IPO के बाद 13% OFS के थ्रू शेयर बेचा है, और ट्रेंड का बात करें तो ये डाउनवर्ड है। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन का। कंपनी का केवल 4 साल का ही डेटा अवेलेबल है और उसके हिसाब से देखें तो मैनेजमेंट 5% से कम ही सैलरी में खर्च कर रहा है। और सक्सेशन प्लान का बात करें तो कंपनी चला रहे हैं ओंकार सिंह, पर ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं अरविंदर। और सक्सेशन प्लान का बात करें तो उसका कोई खास हिंट नहीं दिख रहा है। बात करें केसेस या स्कैम का तो गूगल करने से कोई खास केसेस या स्कैम कंपनी या प्रमोटर के बारे में नहीं मिला। एक असॉल्ट का केस मिला और रैंगलर का W ब्रांड को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, ऐसा कुछ जगह पढ़ने से मिला। यह था ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर डेट के कॉन्सेप्ट में देखें तो कंपनी का डेट डिक्रीज होते होते लगभग 0 हो गया था आफ्टर इक्विटी डाइल्यूशन, पर कोविड के कारण कंपनी अपना बिजनेस को लिक्विडिटी क्राइसिस से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेट ओढ़ लिया, जो एक अलार्मिंग साइन है। और कंपटीशन का बात करें तो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर काफ़ी हाई है इस सेगमेंट का।
जो क्लियरली ये बताता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, पर बिकॉज ऑफ द ब्रांड कंपनी अपना मार्जिन को हेल्दी रख सकता है। इसके लिए हमको कुछ साल कंपनी को देखना होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर इसका बात करें तो कंपनी का ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, जो कि अच्छा बात नहीं है। और अगर डेट टू इक्विटी को देखें तो कंपनी फंडिंग और आईपीओ के बाद इसे 0 पर ले आया था, पर कोविड की वजह से यह फिर से बढ़ गया, लेकिन फिर भी ये अभी मैनेजेबल नंबर के पास खड़ा है। कैश फ्लो का बात करें तो यहाँ हम केवल 4 सालों का ही डेटा यूज़ कर रहे हैं, और इन 4 सालों के हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है अराउंड 250 करोड़ और हाथ में पैसा आया है लगभग 375 करोड़। मतलब लगभग सारा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है, और इस कैश में से लगभग 60% इन्वेस्टिंग में और 40% लोन रिपेमेंट में खर्च कर रहा है कंपनी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी साथी को इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो इस कोर्स में इनरोल जरूर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशन का। कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। इसीलिए अगर हम इसका एज्यूम करें प्रॉफिट को 100 करोड़, तो 15 का पीई मल्टीपल से इसका वैल्यूएशन होगा 1500 करोड़, और 25 का पीई मल्टीपल से 2500 करोड़, और 1500 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच ही इसका मार्केट कैप एक अच्छा वैल्यूएशन माना जाएगा। और फ्री कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 1700 टू 2000 करोड़, अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो 70 करोड़ लेते हैं तब। और आज हम इसका मार्केट कैप देखें तो ये ट्रेड हो रहा है अराउंड 5000 करोड़ के आसपास, जो लगभग अपने फेयर वैल्यूएशन से लगभग 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है। ये था ओवरऑल एनालिसिस TCNS क्लोथिंग के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और फाइनली दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद।